आज हम ये पार्ट थर्ड के हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत उसके प्रसिद्ध ग्रंथ लेवियाथन में विस्तार से मिलता है। उसने सामाजिक समझौता सिद्धांत की निम्न प्रकार से व्याख्या की है। सबसे पहले मानव स्वभाव के संबंध में बताया है। मानव स्वभाव के संबंध में क्या कहा है उसने मानव स्वभाव का घनिष्ठ पक्षी रखा है। वह मनुष्य को स्वार्थी, दुष्ट, विवेकहीन तथा आत्मकेंद्रित मानता है। हॉब्स के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड एक यंत्र है जिसका निर्माण उन पुर्जों से हुआ है जो यांत्रिक नियम के अनुसार चलते हैं। मनुष्य इसी ब्रह्मांड का लघु रूप है। वह भी एक यंत्र मशीन के समान है। उसका निर्माण भी ब्रह्मांड की तरह विश्व में संचालित पुर्जों से हुआ है। हॉब्स का उद्देश्य उस नियम की खोज करना है जिसके अनुसार मनुष्य का स्वभाव संचालित होता है। मानव प्रकृति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके ही हॉब्स अपने राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना चाहता है। हॉब्स के अनुसार मनुष्य संवेदनाओं के जीव है। मनुष्य की विचार शक्ति भी संवेदनाओं से उत्पन्न होती है। इंद्रियों के माध्यम से जब गति केंद्रीय स्नायु संस्थान में पहुंचती है तो वहाँ संवेदना के रूप में प्रकट होती है और मस्तिष्क की इसी संवेदना को विचार कहा जाता है। हॉब्स के अनुसार अच्छाई या बुराई का विचार भी हमारी गति की दशा से निश्चित होता है। जिन वस्तुओं से वह आकर्षित होता है उन्हें अच्छी कहता है, जह नापसंद करता है उन्हें बुरी कहता है। अच्छाई या बुराई वस्तु में नहीं बल्कि मानव भावना में है। हॉब्स का कहना है कि मानव के सारे कार्य स्वार्थ भावना से प्रेरित होते हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सदैव लगा रहता है। वह अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहता है। वह अपने जीवन को निर्बाध तथा रखने के चक्कर में रहता है। हॉब्स के अनुसार प्रकृति ने इन सब मनुष्यों को समान बनाया है। ये संभव है कि कोई व्यक्ति शारीरिक बल की दृष्टि से दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा निर्बल हो, किंतु वह मानसिक दृष्टि से बुद्धिमान तथा धूर्तता एवं मक्कारी में उसकी उपेक्षा अधिक बलवान हो सकता है। हॉब्स के अनुसार चूंकि मनुष्य में लक्ष्य प्राप्ति की योग्यता समान होती है, जिससे प्रतिद्वंदिता और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, वे एक दूसरे को हराना और नष्ट करना चाहते हैं। मनुष्य प्रतिस्पर्धा के चलते, लाभ के लिए, अविश्वास के चलते, रक्षा के लिए एवं वैभव प्राप्ति के चलते, प्रसिद्धि के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। यानी मानव का उसने जो एक ही पक्ष देखा है कि वह स्वार्थी है, दुष्ट है, विवेकहीन तथा आत्मकेंद्रित मानता है। दूसरी है उसकी प्राकृतिक अवस्था कि हॉब्स राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति को प्राकृतिक दशा का नाम देता है। उसने मानव स्वभाव के चित्रण के सिलसिले में मनुष्य को जो स्वार्थी, अहमवादी, संघर्ष में तथा इच्छाओं की पूर्ति में लीन बतलाया है, उसके अनिवार्य परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सतत युद्ध के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकती, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर एक दूसरे से युद्ध करता होगा। राज्य से पूर्व मनुष्य के किसी सामाजिक जीवन की कल्पना हॉब्स ने नहीं की। इसीलिए सामाजिक नैतिकता से मुक्त व्यक्ति पशुता के ऊपर भला कैसे उठ सकता है। हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था पूर्णतः अराजकता की अवस्था है। यह अवस्था राज्य और उसकी बल शक्ति की उत्पत्ति से पूर्व थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत लागू था। मनुष्य चाहता था, करता था तथा जिसे चाहता था मार डालता था। चूंकि वह जीवन में अकेला था, अतः हमेशा भय और असुरक्षा से ग्रस्त रहता था। शक्तिशाली निर्बल व्यक्तियों के अधिकारों को हड़प रहे थे। सर्वत्र शक्ति, धोखाधड़ी और प्रवंचना का बोलबाला था। इस दशा में उचित अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का कोई विचार नहीं था। हॉब्स के शब्दों में जब तक समस्त मानवों के ऊपर एक सामूहिक सत्ता नहीं रहती तब तक कोई कानून नहीं होता, और जहाँ कानून नहीं होता वहाँ कोई न्याय विद्यमान नहीं रह सकता। वहाँ उचित तथा अनुचित, न्याय तथा न्याय की कोई धारणा अपना अस्तित्व नहीं रखती। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में उद्योग या कला कौशल का कोई विकास नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य को यह भरोसा नहीं है कि वह उससे प्राप्त हो सकने वाले लाभ का उपभोग कर सकेगा। इस अवस्था में किसी प्रकार की संस्कृति, सभ्यता, भवन निर्माण, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य का विकास नहीं हो सकता। मनुष्य को सदैव भय और मृत्यु की आशंका बनी रहती है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, निर्धन, पशु तुल्य तथा छोटा होता है। ये एकाकी इसलिए होता है कि इस दशा में कोई किसी का अभिभावक, मित्र और रक्षक नहीं था। सब एक दूसरे के शत्रु थे। वाणिज्य, व्यवसाय, कला, उद्योग धंधों का विकास न होने की दृष्टि से इस जीवन में निर्धनता का साम्राज्य था। मनुष्य आपस में जंगली पशु जैसा व्यवहार करते थे। यह छोटा इसलिए था कि किसी भी क्षण को शक्तिशाली दूसरे व्यक्ति के जीवन का अंत कर सकता था। संक्षेप में
प्राकृतिक अवस्था सबके विरुद्ध संघर्ष की स्थिति थी। मनुष्य इस अवस्था में नर, पशु और रक्त पिपासु थे। शत्रुओं का दमन करने, शक्ति बढ़ाने, यश प्राप्त करने के लिए सब प्रकार की हिंसा और हत्या का अवलंबन करते थे। जीवन अवसादपूर्ण, गतिरोधमय और निसार था। हर क्षण कच्चे धागे से लटकती तलवार सिर पर नाचती रहती थी। संक्षेप में हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था की 3 मोटी मोटी विशेषताएं हैं। इसमें नैतिकता का स्फुरता भाव था। इसमें न्याय और अन्याय के विचार का भाव था। इस अवस्था में वे व्यक्ति संपत्ति का भाव था। तीसरा हमारा आता है प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता होना। वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी को लूटने, पीटने या जान से मार डालने की पूरी स्वतंत्रता रखता है। टी.एच. हॉक्सले ने ऐसे अधिकार को शेर का अधिकार, टाइगर राइट कहा है। किंतु सब मनुष्यों के प्राकृतिक अधिकार समान होने से सबको एक दूसरे के हत्या, लूट मार का अधिकार मिल जाता है। इससे जीवन स्फुरता असुरक्षित हो जाता है, पर सभी मनुष्य इसे सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं। अतः वे प्राकृतिक अवस्था में भी आपकी सुरक्षा के लिए बुद्धि द्वारा कानून बनाते हैं। ये प्राकृतिक कानून कहलाते हैं। प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में बड़ा अंतर है। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। प्राकृतिक कानून की अवधारणा इससे भिन्न है। इसके द्वारा मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा अर्थात प्राण सुरक्षा के लिए घातक हो। प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है और प्राकृतिक कानून से दायित्व का। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में विभिन्न प्रकार के 19 प्राकृतिक कानून गिनाए हैं, जिसमें 3 अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें प्रथम कानून यह है कि प्रत्येक मनुष्य शांति की खोज करे, शांति से रहे। शांति स्थापना से उसे हिंसा जनित मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। वह उसको सबसे प्रबल इच्छा होती है। अपनी इस इच्छा की पूर्ति में वह तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक समस्त मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग न करे। दूसरा कानून ये है कि सब मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करें। इसके लिए आवश्यक है कि वह सार्वजनिक और पारस्परिक हो, अर्थात सब मनुष्य एक दूसरे के साथ अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करें। प्रत्येक मनुष्य दूसरे को यह वचन दे कि यदि सब मनुष्य ऐसा करने को तैयार हो तो मैं भी अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करने को तैयार हूँ। यदि वह यह परित्याग सार्वजनिक एवं पारस्परिक नहीं होगा और कुछ व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त रहेंगे तो उनको अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होगी। इसके परिणाम स्वरूप उनमें संघर्ष करने की भावना बनी रहेगी। इससे शांति की खोज का नियम भंग होगा। अतः सबके लिए एक साथ प्राकृतिक अधिकार का परित्याग आवश्यक है। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक्स।